ये मुखबरी ये कर रहे हैं, दलाली ये कर रहे हैं, अपना आप को चौधरी स्थापित करने की बात करते हैं, जबकि इनमें कोई क्वालिटी नहीं है सिवा दलाली। कार्यकर्ता की अगर कोई इज्जत है, सम्मान है, वो इनेलो कुछ पार्टी। लोगों की माने तो जैसे ही आपने बसपा को छोड़कर इनेलो का दामन पकड़ा है, इससे जो दलित समाज की वोट हैं वो आपसे टूटी हैं। कांग्रेस में आपस में ही जूतियों में दाल बट रही है, तो इस चीज से ना घबराइए कि बसपा हम छोड़ रहे हैं। बसपा तो आज भी हमारे रगों में। चुनावी समीकरण बन रहा है, वो भी कामा विधानसभा से काफी मिलता जुलता बन रहा है, तो कभी ऐसा ना हो कि इन दोनों के बीच में ही फिर दोबारा से बीजेपी जीत जाए। में ये सत्ता में बैठे थे, इन्होंने लोगों को लूटा है, लोगों को बर्बाद किया थाना तहसीलों में, एक दूसरे से भिड़ा करके इन्होंने कौम को कमजोर करने का काम किया है। फिर साहब सो रहा है, साहब नहा रहा है, साहब धो रहा है, साहब मीटिंग कर रहा है। 9 में सुफारी गए, इंस्पेक्टर लगवाए, सब इंस्पेक्टर एएसआई लगवाए, तहसीलदार लगवाए, लेकिन कहां के लगवाए? पैसा लिया बाहर के लगवाए, मेवात के नहीं लगवाए। रूमर चलाते हैं बेचारा है भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, इंग्लिश बहुत अच्छी बोल लेता है यार, हंसे जो मन सो लग जाए जब हंसे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं सलमान खलील और आप देख रहे हैं सलमान टॉक्स का एक नया एपिसोड। और आज हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं बहुत ही इज्जत और काबिल एहतराम सलमान खलील, और आपके चैनल और आपके साथियों को धन्यवाद भी दूंगा, मुबारकबाद भी दूंगा कि जो हमारा यूथ है आज अग्रसर है और मीडिया के माध्यम से आजकल इंटरनेट पर, चैनलों पर और यूट्यूब के जरिए लोगों की समस्याओं को अवगत कराते हो, और जहां भी ये दिक्कत और परेशानी इलाके में आती हैं तो बड़ी बेखूबी के साथ अपना आप जिम्मेवारी मानते हुए उन बातों को उठाते हो जो सरकार आंख मीच के बंद करके उन पर पर्दा डाली हुई है, उनको आप उजागर करते हो। आपकी बहुत बहुत मुबारक आपको और आपके चैनल को। आपने राजनीति में आने का क्यों सोचा और फिर आपने राजनीति में आए तो फिर किन किन मुद्दों को लेकर आए? मेरा राजनीति में आने का जो उद्देश्य था, क्योंकि इस्लाम धर्म में हमारे बुजुर्ग और हमारी किताबें कहती है कि दोबारा जन्म नहीं मिलता। बिल्कुल। तो मैंने ये फैसला लिया था कि इस जन्म में आप नौकरी करके प्रमोशन ले लोगे, ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला ने, भगवान ने सब कुछ दिया है, दिल भी दिया है, दिमाग भी दिया है, शौहरत भी दी है, खानदान का नाम भी है, और जमीन जूड़ी जो भी है वो सब कुछ ठीक ठाक साधन संपन्न है, लेकिन कौम और इलाके के लिए तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैंने ये बड़ा सोच समझ करके फैसला लिया था कि मैं राजनीति में आऊंगा और गरीब लोगों की 36 बिरादरी को साथ लेकर के हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एकता को मिसाल बना करके हम लोगों का दिल जीत करके यहाँ विधानसभा की नुमाइंदगी करेंगे, और 36 बिरादरी के लोगों की जो गरीब तबका हमारा इलाका है, इसके लिए जो भी इलाके में समस्याएं उनका समाधान करेंगे, उनके लिए संघर्ष करेंगे। ये सोच लेकर के मैं राजनीति में आया था। नेताजी, हाल ही में आपने बसपा का दामन छोड़कर इनेलो पार्टी में शामिल हुए हैं आप, तो इसके पीछे क्या कारण रहे हैं कि जो आपने इनेलो ज्वाइन किया है? भाई सच बात यह है कि सब कुछ उजागर है, छुपा नहीं है। मैं पहले कांग्रेस में था, कांग्रेस से हमारी लड़ाई विधानसभा की थी रही हमेशा, तो वहां जब टिकट हमें नहीं मिला, हमें मायूसी का सामना करना पड़ा, सब कुछ संघर्ष करने के बावजूद भी, तो हमने इनेलो पार्टी ज्वाइन की थी। तो कहने का मतलब आप ये है कि कांग्रेस पार्टी में जो कार्यकर्ता हैं उनको इतना वो नहीं दिया जाता जितना लोग काम करते हैं, जिस तरह से आप बोल रहे हैं। इसमें जो मेंबर पार्लियामेंट या विधायक जो पदों पे होते हैं उनकी ही तवज्जो होती है, उनकी पूछ होती है, बाकी कार्यकर्ताओं की अनदेखी होती है। ये मैंने बड़े नजदीक से देखा है। तो जब मैंने अपने इलाके के साथियों से डिस्कस की, जिम्मेवार साथियों से, तो सबने कहा कि कार्यकर्ता की अगर कोई इज्जत है, सम्मान है, वो इनेलो पार्टी में। हमने जब जाकर के इनेलो पार्टी ज्वाइन की, 14 में हमने टिकट मांगा, पार्टी के हालात थे, परिस्थितियां थी, वो टिकट हमें नहीं मिला, लेकिन हम मायूस नहीं हुए और ना हम विचलित हुए, ना हमने किसी का कोई विरोध किया। हाल ही में इनेलो पार्टी के भी 2 हिस्से हुए हैं और इनेलो पार्टी की जो ताकत थी वो कहीं ना कहीं कमजोर हुई है, ये बात हम सब जानते हैं। बिल्कुल। मगर इस बार क्या उम्मीद कर रहे हो आप? वो भी मैं बताऊंगा। पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि मैंने बसपा छोड़ करके इनेलो में, जो आपने क्वेश्चन किया है, बड़ा कठिन क्वेश्चन है वैसे, लेकिन मेरे लिए कठिन नहीं है, क्योंकि जब मैंने बसपा से 2 चुनाव लड़े 2014 में और 2019 में, मुझे बसपा के कार्यकर्ताओं ने, पार्टी ने पूरा सम्मान दिया।
इसमें कोई नो डाउट, कोई शक वाली बात नहीं। मैं उनका आज भी एहतराम करता हूं क्योंकि मेरे उनके साथ 15 साल 10 साल का सफर हो गया बसपा के कार्यकर्ताओं के साथ। तो वो आज भी मेरी कदर इतनी करते हैं, इज्जत करते हैं, मैं भी उनकी परिवार की तरह उनकी इज्जत करता हूं। तो इनेलो पार्टी बसपा का जब हमने दामन छोड़ा, इनेलो ज्वाइन की, तो हमने अपने सारे जितने भी हमारे छोटे बड़े कार्यकर्ता थे, विशेष तौर से जो बसपा के हमारे साथी थे, उन सब से हमने मंथन किया सीनियर लोगों को बुला करके कि भाई इस सूरत में अब क्या किया जाए कि बसपा का भी यहां मामला, तुमने काफी संघर्ष किया, जीत की तरफ तुम पहुंचे, लेकिन हालात बने कि हम चुनाव हार गए। तो उन सब की ये विचारधारा थी, सबने एक ही बात कही थी कि आप इस चीज से ना घबराइए कि बसपा हम छोड़ रहे हैं, बसपा तो आज भी हमारे रगों में है, लेकिन इनेलो अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमें जाट बेल्ट से जो वोटों का समीकरण जो फायदा मिलेगा वो इनेलो से मिलेगा। कांग्रेस में आपस में ही जूतियों में दाल बट रही है, कांग्रेस का कोई सिस्टम ही नहीं है, और कार्यकर्ता की जो सम्मान इनेलो पार्टी में होता है आज तक किसी पार्टी में ना हुआ है ना होगा। तो ये तो मेरा था इनेलो ज्वाइन करने का, बसपा के साथ सब साथियों से मशवरा करने के बाद ये मेरा फैसला था। अब दूसरे क्वेश्चन आपने कर दिया कि दो फाड़ हो गई। इनेलो पार्टी 2019 में सरकार बना रही थी, लेकिन पारिवारिक परिस्थितियां, हालात इनेलो में ऐसे आए तो दो फाड़ हो गई। लोगों ने भरोसा ये कर लिया कि नए लड़के हैं, शायद ये ताऊ देवीलाल का चेहरा बन जाएं, बिल्कुल, और उसके साथ लोग उनके मीठे मीठे वादों में बहकाए में आ गए। अब 5 साल जब वो देखे, डिप्टी सीएम रहे, अजमाए, तो हकीकत कुछ और निकली। उसके बाद बराबर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के महासचिव चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, बराबर उसके प्रयास थे, उसका संघर्ष था, और मैं उसके संघर्ष के लिए उसको दाद देता हूं, उसको मुबारकबाद देता हूं, बधाई देता हूं कि इन परिस्थितियों में जहां पार्टी खिंडमिंड हो गई थी, उसने धरातल से फिर दोबारा से पार्टी को जोश देने का काम किया है, मजबूत करने का काम किया है। तो जेजेपी तो हरियाणा प्रदेश लेवल पे कहीं भी नजर नहीं आ रही। एक भविष्य नजर आता है कि अगर कोई इस प्रदेश की रेख देख कर सकता है, कोई सम्मान दिला सकता है, कोई विकास पुरुष है, तो उसका नाम चौधरी अभय सिंह चौटाला है। ये एक पूरे प्रदेश में आवाज निकली हुई है, ये इनेलो का आलम है, और आने वाले समय इनेलो का है। चौधरी अभय सिंह चौटाला हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। कुछ लोगों की माने तो जैसे ही आपने बसपा को छोड़कर इनेलो का दामन पकड़ा है, इससे जो दलित समाज की वोट हैं वो आपसे टूटी हैं, तो इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। ये जो मेरे विरोधी हैं, ये उनकी एक प्रचार है कि बसपा छोड़ दी, इनेलो में चला गया, बसपा का वोटर तो भाग गया। बसपा का वोटर नहीं, मैं बसपा का जो है ना, एक बहुत यहां साथियों के साथ मिलकर के उन्होंने मुझे मजबूती देने का काम किया, हमने बसपा मिलकर काम किया है, और आज हम एक दूसरे के दुख सुख को साझा करते हैं, हर चीज को। बसपा का वोटर का ही प्लान था कि आप इनेलो ज्वाइन करो, हमें गांव में मजबूत खेस मिल जाएगा, एजेंट मिल जाएंगे, और हम अपनी वोट मजबूती के साथ, जो पोल नहीं कर पाते, दिक्कत आती है, वो वोट हम पोल कर पाएंगे। हम आपसे आपके साथ हमने आपका बर्ताव देखा है, जो सम्मान आपके यहां है वो सम्मान हमें कहीं नहीं है। काम तो बाद की बात होती है, गरीब हो अमीर हो, हर आदमी पहले सम्मान चाहता है कि मेरा सम्मान हो। तो बसपा का जितना भी कार्यकर्ता, उन सबका एक ही फैसला था इनेलो पार्टी ज्वाइन करने का, मेरा अपना कोई फैसला नहीं। तो सर, मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि अगर आप इलेक्शन जीतते हैं तो कि हथीन विधानसभा के किन कामों को लेकर आपकी प्राथमिकता होगी? हम अगर इलेक्शन जीतते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता हमारी रहेगी एजुकेशन। एजुकेशन के बाद दूसरा हमारा रहेगा हेल्थ डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य विभाग। तीसरा हमारा रहेगा ये जो हमारा नहरी पानी है, जो अपनी लडवा की माइनर है, ये हमारा तीसरा होगा। और यहां तो सारी समस्याएं ही समस्याएं हैं, चाहे ट्रांसपोर्ट की बात कर लो, चाहे पीने के पानी की बात कर लो, चाहे सिंचाई के पानी की बात कर लो, चाहे रास्तों की बात कर लो। सारी सड़क में गड्ढे, सड़क गड्ढों में यही पता नहीं लगता यहाँ कभी सड़क थी। अभी हमारे तो मतलब कोई भी ऐसा आपकी विधानसभा के गांव का रास्ता ऐसा नहीं था कि जिसमें ये लगे कि भाई सड़क से जा रहे हो, सड़कों पर इतना पानी खड़ा हुआ है और सारे रास्ते टूटे हुए हैं। इस तरह से लगता है कि जिस तरह इधर कोई सरकार ही नहीं है या फिर कोई काम कराने वाला है ही नहीं,
तो बहुत गंदी स्थिति हो रखी है गांव के रास्तों की, तो गांव का सौंदर्यीकरण भी खराब होता है। सलमान साहब, सही बात यह है कि लोगों की नीयत जो है ना, उस नीयत में खोट है। लेकिन सत्ता में बैठे, अब से पहले भी सत्ता में लोग रहे हैं, मैं नाम तो क्या लूंगा किसी का, बाकी लोग समझ जाते हैं, समझदार हैं, उन्होंने कभी विकास की तरफ सोचा ही नहीं कि विकास भी इलाके का हो। यहां तक कि पहले मरहूम चौधरी जलेब खां जी संसदीय सचिव रहे, मैं सम्मान करता था उनका, आज भी करता हूँ। वो अच्छी जगह है, भगवान के पास है, अल्लाह के पास है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए। वो सीधे आदमी थे, अच्छे आदमी थे, लेकिन जो कमांड थी वो दूसरे लोगों के हाथ में थी। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि खास तौर से कोट गांव, ऐतिहासिक गांव है, हमारा बड़ा गांव है, कोट गांव में ही पीने का पानी मुहैया नहीं करा पाए। अपने गांव के रास्ते आज इस समय में बन रहे हैं। बड़ा नौजवान साथी सरपंच बना है कोट में, 70 साल में इनसे सरपंची छीनी है। गांव तो गुलाम था इनका। इन्होंने कभी नहीं सोचा इलाके की और कौम के लिए कि हम विकास करें। नहीं, ये ऐसी समस्याएं नहीं थी जो आज भी खड़ी मिलती। सरकार की तरफ पूरा बजट होता है, सरकार बाकायदा हर विधानसभा के हिसाब से बजट देती है, लेकिन उनको ये गोलमाल करते थे मिलकर के, ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करते थे। उनको अफसरों के साथ हिस्सादारी करके और उनको कागजों में कंप्लीट दिखा दिया करते थे, बाकी धरातल पे कोई काम ही नहीं होता था। तो हमारी प्राथमिकता ये सारी समस्याएं हैं। इन सारी समस्याओं पे हम पुरजोर अपनी मेहनत कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह वादा करते हैं कि आने वाला समय इंडियन नेशनल लोकदल का है। हथीन का भविष्य हथीन की जनता तय करेगी। और मुझे गुमान और उम्मीद है कि मैंने कभी 35 साल के अरसे में दोनों समाज, चाहे हिंदू समाज है चाहे मुस्लिम समाज है, दोनों को प्रायोरिटी पे रखा, दोनों को बराबर साथ लेके चले। हमने कभी भेदभाव की राजनीति ना की ना करेंगे। लोगों की पत्नी और दूसरे हमारे जो और लोग हैं, उनकी क्या क्या सोच है क्या नहीं है, उनकी सोच से हमने कुछ लेना भी देना भी नहीं है। हमारा क्या मतलब है कि उनकी सोच क्या, हम उनकी सोच को नहीं बदलते, लेकिन हम उनसे भी ये करते हैं कि अच्छी सोच रखें इस इलाके के प्रति, क्योंकि हमारा हथीन का इलाका ब्रिज का इलाका है। हिंदू मुस्लिम बराबर से यहाँ दोनों भाई मिलकर के बैठ के सुख दुख साझा करते हैं। इसलिए इस भाईचारे को खराब ना करें। मेरी और साथियों से भी अपील है जो शरारती किस्म के लोग हैं, जो अन्य नाम लेकर के यहाँ उत्पात मचाने की कोशिश करते हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूँ जोड़ के कि हमारा भाईचारा सदियों से चला आया है और इस इतिहास को खराब ना करें। ये मेरी उनसे अपील है। और जो अब तक के विकास के बारे में आपने बात की, ये सारी समस्याएं, इन सारी समस्याओं पे हम पुरजोर मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, सरकार से कराने का काम करेंगे। एक और बहुत बड़ी समस्या है आपके इलाके में कि जो उपजाऊ जमीन है वो आपकी प्रतिदिन खराब होती जा रही है। हर गांव में जोड़ बना दिए गए हैं क्योंकि उनमें अनाज नहीं हो रहा है या फिर कोई और फसल बो रहे हैं, नहीं हो पा रही है। तो इस चीज पर भी कुछ काम हो सकता है। मेरी विधानसभा लेके श्यारोली है, कानोली है, जीता केरली, मिंडकोला, ये सारा जो है छाएसा, मठेपर, मेलूका, दुरेची है, ये सारे मीरपुर और अपने भला करे बिघावली, ये सारे गांव कभी पूरी फसल नहीं ले पाते। यहां सेजा लगा हुआ होता है, पानी भरा हुआ होता है, तो फसल कहां से लेंगे। तो अब सरकार अगर चाहे तो समस्या का समाधान तो सब है, निकलता है, लेकिन कभी सीरियस नहीं लिया। हमारी जब सरकार आएगी तो हम यहाँ बोरिंग का काम करेंगे। कोई जैसे लडवा की माइनर है, इसका भी हम बनाने की बात नहीं, जिस दिन सरकार बनेगी उस दिन पहले फैसले में लडवा की माइनर का यहाँ काम शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। हम ये गुमान करते हैं ये जब समस्याएं खत्म होंगी, जब यहाँ का प्रतिनिधित्व करने वाला विधायक सरकार के पास अपना काम निकलवाने की और ये इलाके की सोच को बदलने की, इलाके के विकास की तरफ आकर्षित होने की सोच रखेगा। हरियाणा में आज से पहले भी इनेलो पार्टी की सरकार रही है, तो जब इनेलो पार्टी की सरकार थी तो कुछ ऐसे काम गिना सकते हो जो विधानसभा के अंतर्गत। इनेलो पार्टी ताऊ देवीलाल का लगा हुआ पौधा है। पूरे देश के अंदर अगर कोई इतिहास रचा है वो इनेलो पार्टी ने रचा है। बुजुर्गों को सम्मान के तौर पर जो पेंशन देने का काम किया वो स्वर्गीय ताऊ देवीलाल ने किया। मैं बात कर रहा हूँ दूसरा हथीन विधानसभा के अंदर ऐसा कोई काम। मैं बात कर रहा हूँ, मैं पार्टी की, आपने इनेलो की बात करी, मैं इनेलो की बात करूँ। उसके बाद पहले कर टैक्स लगा हुआ था, चूल्हा टैक्स था, साइकिलों पे बिल्ले थे, तंबाकू पर था, ये सारी चीज ट्रैक्टर पर था, ये सारी चीजें खत्म करने का काम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने किया। उसके बाद हमारे यहाँ जितने भी यहाँ विकास कार्य दिखाई दे रहे हैं ये इनेलो पार्टी के समय के हैं। बीजेपी कांग्रेस ने यहाँ कुछ नहीं किया और आने वाला समय भी
जब इनेलो की सरकार बनेगी तो आने जो बचे हुए काम है उनको पूरा करने का काम इनेलो पार्टी करेगी। हथीन विधानसभा और कामा विधानसभा के दोनों के बीच में काफी समानताएं हैं, और जिस तरह से दोनों इलाकों को नजरअंदाज किया गया है, और जैसे ही हम कामा विधानसभा के अंदर जाते हैं तो वहां भी लगता है कि काम करने की जरूरत थी मगर हुआ नहीं है। और इसी तरह जैसे ही आप नूह साइड से इंटर करते हो इधर, तो टूटे रास्ते और खराब सड़कें बताते हैं कि इधर काम अनदेखा हुआ है। और इस बार भी जो चुनावी समीकरण बन रहा है वो भी कामा विधानसभा से काफी मिलता जुलता बन रहा है। तो कभी ऐसा ना हो कि इन दोनों के बीच में ही फिर दोबारा से बीजेपी जीत जाए। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है आपका। असल में कामा की और हथीन में डिफरेंस है। वो डिफरेंस इसलिए कि ये परिवार हमेशा से, जब से देश आजाद हुआ आज तक, ये सत्तासीन रहे। लेकिन ये भी रिकॉर्ड की बात है कि जब से आज तक इनका कहीं इलाके के लिए, कहीं विकास के लिए, कहीं कौम के लिए इनका एक पत्थर नहीं मिल सकता। ये भी एक रिकॉर्ड की बात है। मैं आपके माध्यम से जनता को भी बता देना चाहता हूं, इन्होंने कभी नहीं सोचा कि मेयो कम्युनिटी ये पढ़े, ये आगे बढ़े, ये नौकरियां करे, ये बिजनेस करे। इनका सिर्फ एक ही मकसद रहा है, और ये दोनों परिवार ही हैं, चौधरी खुर्शीद परिवार और चौधरी तैयब परिवार। इन दोनों की ये रहा है कि आपके मुझे नहीं देंगे तो तैयब बन जाएगा, तैयब नहीं तो खुर्शीद बन जाएगा। लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा। गरीब इलाका है, भोला इलाका है। आज तक YMD कॉलेज, ये ब्रेन मेयो हाई स्कूल हुआ करता था, ये कॉलेज बना। आज तक इसमें कोई एक्स्ट्रा सीट नहीं बढ़ाई गई है। पढ़ाई के लिए अपने हिसाब से उन्होंने टीचर लगा रखे हैं, जबकि पूरी मेवात की उगाई करके लोगों ने अपने चंदा दिया है घर घर से जब ये कॉलेज का निर्माण हुआ था। काबी जी ये परिवार बैठा है, ये चाहते ही नहीं। आज मेवात में हमें फकर होता है कह करके जब सुनते हैं कि फला गांव के लड़के ने IAS बन गया, कोई IPS बन गया, कोई SCS बन गया, कोई DSP बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई जज बन गए। इस बात को सुनकर बड़ी खुशी महसूस होती है। लेकिन इन परिवारों को बड़ी चिड़न होती है, ये पढ़ कहां से रहे हैं, इनको दिल्ली का रास्ता पता कैसे लग गया। तो कामा में ये सत्ता में बैठे थे, इन्होंने लोगों को लूटा है, लोगों को बर्बाद किया थाना तहसीलों में, एक दूसरे से भिड़ा करके इन्होंने कौम को कमजोर करने का काम किया है। इनको सही सबक सिखाया है, इसको हराया है। जीता कौन है हमें भी पता नहीं हुआ कौन जीता है, लेकिन वहां जायदा को हराया गया है। और इन्होंने इंशाल्लाह आने वाले समय इनका खत्म हो चुका है इन परिवारों का, और आने वाला जो मुस्तकबिल होगा, जो मेवात, राजस्थान चाहे हरियाणा, मेवात का जो इलाका है, ये नए जो आपके पढ़े लिखे लड़के हैं, बड़ी अच्छा लगता है हमें। आपने चैनल चलाया, पढ़े लिखे लड़के हो, अच्छी सोच रखते हो, ये सारे के सारे जागरूक हो चुके हैं। जो पुराने हमारे बुजुर्ग थे, जो वे सिर्फ एक ही बात जानते थे, तैयब या खुर्शीद, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। अब इनकी दाल गलने वाली नहीं है। इनको सबक सिखाने का समय आ गया। मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि जितना भी युवा है खड़े हो जाओ, जो आपको अच्छा लगे, बेहतर लगे, कोई कौम की मुस्तकबिल के लिए, इलाके की कौम के बच्चों के भविष्य के लिए, और इलाके की लड़ाई के लिए कोई लड़ सकता है, उसको चुनो और उसको आप देखो। सारी मैं तो मेवात की जनता से, नूह, फिरोजपुर, पुराना, मेवात, हथीन, सोना, सबके लिए बोल रहा हूं, इनसे बचो जो ठेकेदार बने बैठे हैं। सर मेरे ठेका ले रखा है। इसी बीच में आप जब बात कर रहे हैं तो क्या वजह रहती है कि मेवात में वंशावाद की जो राजनीति है, एक के बाद एक बेटा, जैसे राजा का बेटा राजा बनेगा, उसी तरह से यहाँ नेता का बेटा नेता बनता है। कोई आम ग्राउंड लेवल से, जमीनी लेवल से उठकर कोई ऐसे नॉर्मल परिवारों से नेता नहीं बन पाते। जबकि भारत में देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो जिन्होंने स्टूडेंट लाइफ से शुरू किया होता है, बाद में वो MP तक बनते हैं। मेवात में क्या वजह रहती है कि कोई नया लीडर पैदा नहीं होता? हमने देश के जो आज कोई मुख्यमंत्री है, कोई सेंट्रल मिनिस्टर है, कोई कांग्रेस में है, कोई बीजेपी में है, हमने उनका वो पढ़ के देखा इतिहास कि ये किस तरीका से लगातार कंटिन्यू जीतते हैं। उनका जीत का एक ही कारण है, वो अपनी जनता को जो भरोसा विश्वास दिलाते हैं उस पर खरे उतरते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। हमारे लोग तो सिर्फ इलेक्शन टाइम में आते हैं, वोट ले लेते हैं आंसू दिखा करके, और फिर ये कौम भटकती फिरती है। फिर साहब सो रहा है, साहब नहा रहा है, साहब धो रहा है, साहब मीटिंग कर रहा है, ये बन जाते हैं साहब। इन साहबन को लगाओ ढंग। नौजवान साथियों, मेवात के साथियों, इनका ढंग लगाओ इन साहबन को,
और जैसे मम्मन आया है, मम्मन ये कोई वंशवाद का नहीं है, इसका कोई परिवार ऐसा नहीं था कि राजनीति में था, ये तो जॉब करता था, इसका फादर जॉब करता था, अच्छा परिवार है, सिंपल साधारण परिवार है। उसने उसके जज्बात था इलाके की कौम की खिदमत करने की, लोगों ने उसको समझ लिया, परख लिया, लोगों ने उसको मोहर लगा दिया, एमएलए बना दिया, आज वो लड़ाई लड़ रहा है हमारे बीच। ऐसे ही हर विधानसभा में इन दो परिवारों को तो लगा है इंशाल्लाह ढंग, या तैयब खुर्शीद को घर को 9 में से फारिग गए और अब के फारिग हुए, फिर ये पटल पे नहीं आने, क्योंकि झूठ की राजनीति कब तक चलेगी। और युवा तो इसको सुनने को ही तैयार नहीं है, इनकी बातों में बहकाए माने कि वो दिमाग ही नहीं लगाते। वो तो ये कहते हैं कि हमने तो इनको देखा है, परख लिया हमने इनको, ये हमें बताएं तो सही। इनकी कलम से ये सेकंड सीएम हुआ करते थे हरियाणा में, हरियाणा के अंदर सेकंड सीएम रहा चौधरी तैयब मरहूम भी और मरहूम चौधरी खुर्शीद अहमद भी। और कहीं कहीं एक दूसरे के रिश्ते तो होते ही हैं, बात रिश्ते की नहीं है, बात कौम के इलाके की बात है। ये नहीं गिनवा सकते, इन्होंने डीएसपी भी लगाए, एसडीएम लगाए, इंस्पेक्टर लगवाए, सब इंस्पेक्टर एएसआई लगवाए, तहसीलदार लगवाए, लेकिन कहां के लगवाए? पैसा लिया बाहर के लगवाए, मेवात के नहीं लगवाए। आज वो कोई डीआईजी रिटायर हो रहा है, कोई आज वो आईजी रिटायर हो रहा है, कोई कमिश्नर रिटायर हो रहा है, कोई डीसी रिटायर हो रहा है। लगवाए इन्होंने, अपना घर बनाया, इन्होंने विकास मेवात का नहीं किया, कौम का नहीं किया, इन्होंने विकास किया अपना। भाइयों, हाथ जोड़ के मेरी अपील है आपके माध्यम से कि इनको ढंग लगा दो, अगर तुमने जिंदा रहना हो तो, इस कौम को अगर बचाना है। और जिस नेता ने कौम के साथ छल कपट की है, धोखा दिया है, गुमराही में रखा है, ये अल्लाह भी इनको माफ नहीं करेगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। सर, एक और सवाल है, मेवात के राजनेताओं के साथ ये दिक्कत है कि जैसे ही वो नेता बनते हैं तो उनका या तो फरीदाबाद शिफ्ट हो जाते हैं या फिर वो गुड़गांव शिफ्ट हो जाते हैं, और फिर वो जो यहाँ ऐसे आते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल विजिट पर कोई अधिकारी आता है, जबकि जनता का चुना हुआ सदस्य जनता के बीच में रहना इनके चाहिए। पास चुनिंदा कुछ लोग हैं जो रूमर चलाते हैं, बेचारा है भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, इंग्लिश बहुत अच्छी बोल लेता है यार, हंसे तो मन सो लग जाए जब हंसे। हमारी कौम को देखो क्वालिटी देख रहे हैं, हंसने की क्वालिटी, इंग्लिश बोलने की क्वालिटी, ये कहा क्वालिटी भाई? तुम इनसे नू तो पूछो तुम्हें करा क्या है। जब हरियाणा पंजाब एक था, जब देश आजाद हुआ, जब ये मंत्री रहते आए हैं, इनसे सवाल जवाब करे जनता, या तुमने करा क्या भाई, किस बात की ओट दें। मैं तो नुहू, खासतौर से नुहू के लिए इन दोनों घरों का सफाया करो और वहां से नया कोई चेहरा लेकर आओ जो कौम की इलाके की खिदमत कर सके, जिसको परख रखा हो। वो अपने ही बीच में ही तो है, और वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कैंडिडेट देगी। वहां जनता से अपील है कि वहां भी इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जुड़े, चश्मा की मोहर लगाएं और इनका सफाया करें। ये तो बहुत नाजुक लोग हैं, ये तो एक वोट की चोट से फारिग हो जाएंगे इंशाल्लाह। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे है। आखिरी सवाल यही है कि आपने कई इलेक्शन लड़े और पिछली बार हर बार आप थर्ड नंबर पर आए थे सर, आई गेस। तो जो ये डिफरेंस है वो विनिंग परसेंटेज का और जो आपका है, तो इस वोट परसेंटेज को आप कैसे इंक्रीज करोगे? उसके लिए क्या तैयारियां चल रही हैं आपकी? हमने अभी एक अभियान चलाया है, क्योंकि हम मुद्दों की राजनीति करेंगे, हम थाना तहसील की राजनीति नहीं करेंगे, इससे ऊपर उठ करके हम लोगों की, समाज की सेवा करेंगे। हमने हेल्थ डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य विभाग में 3 सीएससी हॉस्पिटल है, उसमें 4 साल से लॉक लगा हुआ था। अल्ट्रासाउंड की मशीन, एक्सरे की मशीन, ब्लड टेस्ट, ये सारे बंद थे, सब में लॉक था, स्टाफ पूरा नहीं था। तो यहां बड़ी गुंडागर्दी हो रही थी। हमें पता चला कि यहां बड़े लोगों को लूटा जा रहा है, भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। डॉक्टर सिर्फ एमएलआर काटने, नकली एमएलआर काटने के लिए, झूठी एमएलआर काटने के लिए लोगों को ठग रहे हैं। तो हमने 150 इलाके के आदमी बुलाए, हम गए हॉस्पिटल, हमने जाके एसएमओ से मुलाकात हुई, हॉस्पिटल का जायजा लिया, रूम देखे, तो इतना बुरा हाल था। ऐसे डंगर जो अपने डंगर हॉस्पिटल होती है ना, अपने मवेशी हॉस्पिटल होती है, उनसे भी बुरा हाल था वहां। तो हमने उनसे बात की, वो ताले खुलवाए, खोलो भाई तालों को, ताले क्यों लगा रखे हैं, क्या माल है इसमें? तो अंदर देखा अल्ट्रासाउंड की मशीन है, एक्सरे की मशीन है, ये ताला क्यों लग रहा है भाई, लोगों की सेवा क्यों नहीं दे रहे? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। जवाब नहीं था तो हमने उनको अल्टीमेटम दिया 10 दिन का, कि 10 दिन के अंदर अगर ये सही रूप में
सुचारू रूप में अगर चालू नहीं की तो हम हड़ताल पर बैठेंगे, 2-4 हजार आदमी बुलाएंगे इलाके से और इनकी छाती पे दाल दड़ेंगे। तो महकमे के डिपार्टमेंट के कान खड़े हुए। फिर हमने एसडीएम साहब के मार्फत ज्ञापन दिया स्वास्थ्य मंत्री को और हमने उनको चैलेंज कर दिया कि हम 10 दिन के अंदर अगर ये इस पर लगाम नहीं लगी तो धरना देंगे। यहां एक और बात बता दूं मैं आपकी नॉलेज के लिए, हरियाणा प्रदेश के अंदर यह 3 सीएससी ऐसी हॉस्पिटल है जिसमें 250 से 300 तक डिलीवरी होती है और हर डिलीवरी से ये कर्मचारी वहां 1000 से 2000 रुपए उगाई करते हैं। एम्बुलेंस वाला अलग उगाई करता है सरकारी हॉस्पिटल में। और वो एक्स्ट्रा जो अल्ट्रासाउंड की मशीन है, बाहर प्राइवेट जाते हैं वहां तो कह देते हैं खराब है, बाहर जाते हैं तो 1100 रुपए देने पड़ते, उधर से कमीशन लंबी लाइन, उनका कमीशन भी इनको मिल रहा है। एक जच्चा बच्चा से जब 300 की एवरेज निकालो 2000 से 6 लाख रुपए पर मंथ ये वसूली कर रहे हैं। हमारे गरीब लोगों को अगर कोई जाता है तो उनसे कहते हैं ये सीरियस है, इसको पलवल ले जाओ। पलवल के लिए आदमी ये सोचता तो कहां भटकता फिरेगा, कहां लेटेगा, कहां बैठेगा, कोई जानकारी नहीं, क्योंकि अनपढ़ लोग हैं। तो फिर वो इनसे सेटलमेंट कर लेते हैं, भाई एक काम कर 2000 रुपए दे देंगे तो हमने यही रोक ले। फिर वो मरीज सीरियस नहीं रहता 2000 आते ही, फिर वो इनके कॉन्फिडेंस में आ जाता है, ये फिर उसका इलाज कर देते हैं। इतने अच्छे यहाँ स्टाफ लगे हुए हैं। तो अब सुनने में आ रहा है कि एक्सरे मशीन भी इन्होंने चालू कर दी है, ब्लड बैंक का भी इन्होंने समाधान कर दिया है, स्टाफ भी कुछ आया है। तो फिर उसके बाद हमने पीएससी हॉस्पिटल गए, कलसाड़ा और उटावड़, वहां एम्बुलेंस अलॉट कर रखी है, एम्बुलेंस पलवल छोड़ रखी है। फिर हमने उनका विरोध किया। तो कहते हैं ना कि कुछ चीज मांगने से नहीं छीनी भी जाती है। अपने हक की लड़ाई के लिए हमने जब आवाज उठाई तो इसमें इनके जो है ना ये जागरूक हुए हैं। एसडीएम ने भी दौरा किया है और हम आगे के लिए भी फिर हमने एजुकेशन का ले लिया। एजुकेशन के लिए हम बूरा का गांव गए, होचपरी गांव गए, महलू का गांव गए। वहां बच्चों का एडमिशन है, किसी स्कूल में 150, किसी में 200, किसी में 300, जबकि एक टीचर 30 बच्चों के लिए उपलब्ध होना चाहिए। वहां 2 टीचर है ओनली, एक मिडिल का, एक प्राइमरी, 300 बच्चों। और इनके पास 100 तरह की टीचरों के पास फटीक आती रहती है डिपार्टमेंट की। कभी आपके पेंसिल बनाओ, आपके पीले कार्ड बनाओ, आपके डाक भेजो। वो 2 टीचर जो है एक जज की तरह बैठे हैं स्कूल में। बच्चों का जब झगड़ा हो जाता है तो सिर्फ उनकी वो बिठा देते हैं शांत करके, पढ़ाई का कोई मामला नहीं है। फिर हम कोंडड़ गाँव गए, कोंडड़ में भी हमने जाके देखा। तो ये सारी चीजें हमने देखी। उनको भी हमने 15 दिन का समय दे दिया। 15 दिन में अगर तुम ये समाधान नहीं करते हो, हम पे एक ही काम है कि हम धरना कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, आपके माध्यम से आवाज उठा सकते हैं, उसको हम कर रहे हैं। और लोग हमारी इस मुहिम में जुड़ रहे हैं बड़ी तेजी के साथ। वो कह रहे हैं जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ। आप एक बार आवाज मारो कि धरना पे किस दिन बैठना है, धरना पे किस दिन बैठना है। तो हम ये देख रहे हैं अगर महकमा सही चलेगा तो ठीक है, नहीं धरना पे तो हमें बैठना पड़ेगा। जो हमने चैलेंज कर दिया, थूक के चाटने वाले आदमी नहीं, जो कह दिया सो कह दिया, उसमें पीछे मुड़ के देखने वाले नहीं है। अपने इलाके की जनता के लिए, गरीब जो लोगों के लिए अगर कुछ भी कुर्बानी देनी पड़ेगी तो ये बीएमसी का आगे खड़ा पाएगा इंशाल्लाह, ये वादा मैं आप लोगों से करता हूं। आपने बीच में एक बात की कि थाना तहसील की राजनीति, मेयर नेताओं पर अक्सर ये आरोप लगाया जाता है कि कुछ नेताओं को तो ऐसा बोला जाता है कि पता नहीं मुझे बोलना चाहिए या नहीं, बट थानों का दलाल, ऐसे वर्ड्स भी लोग यूज कर रहे हैं और समाज में ये बातें हो रही हैं। ये फैक्ट है, ये सच है। मेयों को, इस कौम को खास तौर से, जो आप दलाली की बात कर रहे हैं, ये मुखबरी ये कर रहे हैं, दलाली ये कर रहे हैं, अपना आप को चौधरी स्थापित करने की बात करते हैं, जबकि इनमें कोई क्वालिटी नहीं है सिवा दलाली के। मैं तो गांव के लोगों से कहता हूं कि इनको भी दरकिनार करो, इन गंदे आदमियों को जो तुम्हारा खून, गरीबों को खून चूस रहे हैं। ये सच है कि थाना तहसीलों में दलाली कर रहे हैं, कोई इनकी लीडरशिप नहीं, कोई इलाके कौम के लिए कोई इनकी सोच नहीं। इसलिए लोग अब जागरूक हो गए, इनका इलाज कर देंगे, आने वाले समय बहुत नजदीक आ गया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और हम सभी दर्शकों से पूछना चाहेंगे कि अगला पॉडकास्ट हम किसके साथ करें, और अगर आप सर की बातों से इत्तेफाक रखते हैं तो जरूर मंथन करें इन बातों पर, और अपने इलाके की बेहतरी के लिए एक ऐसा लीडर चुनें जो आपके मुद्दों की बात करता हो, जो आपको लड़ाई झगड़े की बात से हटाकर एक विकास की बात करता हो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।